प्यारे विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने आपसे कल हल्का सा रिवाइज देखो। मैंने कहा था अपना जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो है बायोलॉजी। यही पढ़ा था मित्रों हमने। बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का अध्ययन करना। अब चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, किसी भी प्रकार के जीवित या मृत सभी प्रकार के जीवों का जो अध्ययन होगा वही होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द जो दिया था मित्रों, वैज्ञानिक का नाम लेमार्क और ट्रेवेलिनस, और फादर ऑफ बायोलॉजी जो होता है वो होता है अरस्तु। फिर हमने कहा इसकी दो ब्रांच होगी, बॉटनी और जूलॉजी। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हल्का सा इंट्रोडक्शन देने के बाद हमने टॉपिक शुरू किया था सेल। सेल क्या होती है? जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। क्यों होती है? क्योंकि पूरे शरीर का निर्माण एक सेल से। सबसे पहले सेल, ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाया? उत्तक। टिश्यू, फिर टिश्यू का समूह क्या कहलाएगा? ऑर्गन। ऑर्गन का समूह सिस्टम, और सिस्टम से पूरा बॉडी, इसीलिए इसको बोला स्ट्रक्चर यूनिट। उसी के बाद हमने कहा था कि मित्रों इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की, कॉर्क के अंदर की, और कॉर्क सेल डेड होती है इसलिए जीवित की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, और वो था बैक्टीरिया। उसके बाद हमने कहा सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत दिया था किसने? स्लाइडेन स्वान ने, और इसका विचार प्रस्तुत किया था रोचित नामक वैज्ञानिक ने 1824 ईस्वी में, और इसका समर्थन दिया था रुडोल्फ विर्चॉफ ने, और एक सेंटेंस दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, अर्थात इसका कथन का अर्थ नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब तो कल 1 घंटा पढ़ा, 2 मिनट भी मुश्किल से नहीं लगे रिवाइज करने। तो इसी तरह से हमें रिवाइज करना है, तो वो अपने आप याद हो जाएगी। और मैंने हमेशा कहा साइंस का विद्यार्थी सीरियस होता है, उसको सिर्फ अपने पढ़ाई से मतलब होता है कि मुझे कितना आ रहा है। ठीक है ना मित्रों? हाँ, जरूर वक्त आएगा, हम मौज भी करेंगे, ऐश भी करेंगे, पर एक बार सीरियस होकर अपने सब्जेक्ट को तैयार करना है। और उत्कर्ष का मतलब भी होता पढ़ाई। बिना पढ़ाई हम कोई बात यहाँ नहीं करेंगे। और आपने जब एडमिशन लिया था यही सोच के लिया था कि इस बार जम के पढ़ना है, तो जम के पढ़ते हैं। मित्रों ध्यान रखना, अपने जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है? कोशिका सिद्धांत की। इसी की चल रही है मित्रों। किसकी चल रही है? सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत दिया किसने? स्लाइडेन और स्वान ने। लिख रखा है कल। अब मित्रों इसके अंदर क्या होता है, 2-3 लाइनें मस्ट है जो छोटी छोटी मैं आपको सिखा देता हूं। याद रखना, इन्होंने कहा था कि सेल जो होती है मित्रों, वो सभी जीवों के शरीर की आधारभूत इकाई होती है। क्या कहा मित्रों इन्होंने? आधारभूत इकाई का मतलब हो गया फंडामेंटल यूनिट, कि पूरे जीव का जो बेस होता है, जो आधार होता है, वही कौन होती है? सेल। बिल्कुल सही कहा, हमने कल देखा था। और इन्होंने यही कहा कि जितने भी जीवों के शरीर के जो स्ट्रक्चर है, तो संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई भी कौन है मित्रों? कोशिका है। और इन्होंने ये भी कहा कि कोशिका जो होती है वो जीवों की आनुवांशिक इकाई होती है। कौन सी इकाई होगी मित्रों? जेनेटिकल यूनिट, आनुवांशिक इकाई होती है। याद रखना मित्रों, एक शब्द होता है आनुवांशिकता और एक शब्द होता है वंशागति। इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा फर्क है। आनुवांशिकता को हम इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स, और इसको बोला जाता है हेरिडिटी। हेरिडिटी और जेनेटिक्स दोनों में फर्क क्या है? याद रखना, बेस हमें पूरा तैयार रखना, शब्द आती है उसका दिमाग में आना चाहिए क्या कहना चाहता है एग्जामिनर। मित्रों हेरिडिटी का मतलब होता है वो हमारी जो आनुवांशिक लक्षण है एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं, इस ट्रांसफर होने की क्रिया को नाम दिया जाता है हेरिडिटी। वंश गति, वंश की आगे से आगे गति होना। और विज्ञान की वह ब्रांच, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन इन हेरिडिटी की स्टडी करेंगे, वो था आनुवांशिक। और इस आनुवांशिकता की जो इकाई होगी वो भी किसको माना गया है? सेल को। और एक और कहा था कि नई कोशिका हमेशा किससे बनती है? पुरानी कोशिका से। अर्थात कोशिका का निर्माण कभी भी अपने आप नहीं होगा, हमेशा पहले से उपस्थित कोशिका से ही होगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो सम्मिलित किए गए किसके अंदर? कोशिका सिद्धांत के अंदर। लिख दिया पॉइंट टू पॉइंट? लिखो, पॉइंट बना के लिख दो।
कोशिका सिद्धांत के अनुसार डैश करके फिर पॉइंट लिखो। कोशिका सिद्धांत के अनुसार, सेल थ्योरी के अनुसार, कोशिका सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट नंबर 1 बोलो, लिखो। कोशिका जीवों के शरीर की, कोशिका जीवों के शरीर की आधारभूत इकाई होती है, फंडामेंटल यूनिट, आधारभूत। लिख दिया। दूसरा पॉइंट लिखो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवों के शरीर की कौन हुआ मित्रों? सेल। दूसरा लिखो, कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। किसने कहा था मित्रों? सेल थ्योरी में। तीसरा लिखो, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकता की इकाई होती है कोशिका। तीसरा पॉइंट, कोशिका आनुवांशिकता की इकाई होती है। कौन सी यूनिट हो गई मित्रों? जेनेटिकल। सेल इज यूनिट ऑफ जेनेटिकल, आनुवांशिकता की इकाई। लिख दिया भाई। नेक्स्ट लिख दो, नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। न्यू सेल फॉर्मेशन बाय ओल्ड सेल। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। तो ये पॉइंट्स हो गए कुछ किसके मित्रों? सेल थ्योरी के। लिखो एक्सेप्शन, अपवाद। किसकी बात करें मित्रों? एक्सेप्शन की, अपवाद। मित्रों, ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो कोशिका सिद्धांत के, सेल थ्योरी के अपवाद माने जाते हैं? यानी कि जितने भी संसार के अंदर ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, उन सब की कोशिकाएं कोशिका सिद्धांत का पालन करती है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है जो सबसे ज्यादा मुख्य है। एक तो है वायरस। कौन है मित्रों इसमें? वायरस, जिसको आप क्या बोलते हो? विषाणु, वायरस। एक होता है मित्रों वायरोइड, वायरोइड, और एक होते हैं मित्रों प्रियॉन्स, और एक होती है मित्रों आरबीसी, रेड ब्लड सेल। मित्रों, नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। ये कोशिका सिद्धांत में तो पहले तो नहीं था, लेकिन बाद में समर्थन किया था किसने? रुडोल्फ विर्चॉफ ने। और इस लाइन को जोड़ा गया कि भाई नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। तो ये मैंने आपको कल अलग से बता भी दिया था कि सेल थ्योरी के अनुसार तो नहीं है, बट सेल थ्योरी के अंदर सम्मिलित कर दिया गया। कब? जब रुडोल्फ विर्चॉफ का समर्थन आया। नेक्स्ट, तो याद रखना मित्रों, वायरस, प्रियॉन्स, आरबीसी और वायरोइड, ये चार ऐसे सेल है जो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन, अपवाद माना जाता है। मतलब ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते, क्योंकि ये पूर्ण रूप से डेवलप सेल नहीं होती। जैसे वायरस को क्यों नहीं मानते मित्रों? क्योंकि वायरस एक ऐसा जीव होता है, इसको नहीं मानने के दो बड़े कारण हैं। एक तो ये कि वायरस कभी भी स्वतंत्र रूप से डिवीजन नहीं करता। वायरस कभी भी कोशिका विभाजन स्वतंत्र रूप से नहीं करता, जब तक नहीं करेगा जब तक कि वो दूसरे जीव की कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर ले। तो स्वतंत्र विभाजन ही नहीं कर रहा तो कोशिका हुआ ही नहीं। एक तरह से निर्जीव हो गया जब तक दूसरे जीवों के अंदर नहीं जाता, तो एक तरह से कोशिका हुआ नहीं। तो याद रखना कभी आ जाए, निम्न में से कौन से जीव ए सेलुलर है, अकोशिकीय जीव कौन से हैं?
तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? वायरस। तो पहला कारण तो हो गया कि मित्रों ये जब तक दूसरे जीव की कोशिका में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक स्वतंत्र रूप से विभाजन नहीं करेंगे। दूसरा मित्रों, जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जिसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिश्र ने, याद आया होगा आपको। मित्रों न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए और आरएनए है वो दोनों एक साथ कभी भी वायरस में नहीं होते, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होते हैं, इसलिए इसको भी पूर्ण रूप से सेल नहीं माना जाता है। तो इन दो मुख्य कारणों की वजह से वायरस इसका अपवाद होता है। और वायरोइड और प्रियॉन्स होते हैं, ये तो वायरस से भी कम विकसित हैं। आपने सुना होगा प्रियॉन्स केवल प्रोटीन होती हैं जो संक्रमण करके रोग करती हैं, और वायरोइड जो होते हैं मित्रों ये सिर्फ आरएनए या डीएनए के बने होते हैं, कवर इनके ऊपर नहीं होता। तो ये भी संक्रामक जीव है, इन्फेक्शनल ऑर्गेनिज्म है जो विभिन्न प्रकार के रोग करते हैं। और आरबीसी आपको पता है इसके अंदर न्यूक्लियस होता नहीं है, केंद्रक होता नहीं है, इसलिए ये भी एक तरह से एक्सेप्शन है ह्यूमन के अंदर। तो मित्रों ये चार ऐसे हैं सेल जो सेल थ्योरी का क्या है, एक्सेप्शन, अपवाद। तो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए हम लोगों को याद रखना है। आया समझ में? तो वायरस जब तक होस्ट की बॉडी नहीं मिलेगी, कोई ना कोई दूसरी जीव की सेल नहीं मिलेगी, तब तक विभाजन नहीं करता है। अब ध्यान रखना, बैक्टीरिया की खोज किसने की? मैंने आपको कल लिखा रखा था, किसने की मित्रों? एंटोनी वॉन लीवेनहॉग। लगे हाथ दो लाइनें वायरस की भी लिख देते हैं, क्योंकि वायरस वर्तमान में थोड़ा सा चर्चा में है। हालांकि हम जब सूक्ष्म जीव पढ़ेंगे तो वायरस को थोड़ा सा वापस देख लेंगे, पर दो तीन फैक्ट आपको यहां लिखा देता हूं ताकि बार बार रिवीजन होगा तो कुछ याद होगा। तो नीचे नोट करके लिखो वायरस, नोट करके लिखो मित्रों वायरस, वायरस लिखा। सबसे पहले लिखो खोज, किसने डिस्कवर किया था? इवानोस्की। वायरस की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम लिखो इवानोस्की। इवानोस्की नामक वैज्ञानिक ने वायरस को खोज करने का श्रेय अपन देते हैं, फैक्ट है, याद रखना है। अच्छा, सबसे पहले ऐसा कौन सा वायरस है जिसकी खोज हुई थी? टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, लिख दो ब्रैकेट में। इन्होंने सबसे पहले जो वायरस खोजा था वो कौन सा था मित्रों? टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, टीएमवी का मतलब समझ गए ना, टोबैको मोज़ेक वायरस को सबसे पहले खोजा गया था। दूसरा लिख दो, यह स्वतंत्र विभाजन नहीं करता, फ्री डिवीजन नहीं होगा, यह स्वतंत्र विभाजन नहीं करता, स्वतंत्र विभाजन नहीं करता। एक सेकेंड, मित्रों बात वायरस की चल रही थी। यह स्वतंत्र रूप से विभाजन नहीं करता, आगे लिखो, जब तक कि दूसरे सजीव या होस्ट, दूसरे सजीव की, जब तक कि विभाजन नहीं करता, नहीं, क्या बोला मैंने? यह जब तक विभाजन नहीं करता तब तक दूसरे जीव की कोशिका में प्रवेश नहीं करा, दूसरे जीव की कोशिका में प्रवेश नहीं करेगा, कोशिका में प्रवेश नहीं करेगा। समझ गए इस लाइन का मतलब? कि मित्रों डिवीजन तब तक नहीं करेगा जब तक किसी न किसी दूसरा जो होस्ट होगा, उसका जो परपोषी होगा, सजीव होगा, उसके अंदर सेल में प्रवेश नहीं कर ले। तीसरा लिख दो, कनेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसको सजीव व निर्जीव के बीच योजक कड़ी माना जाता है। इसे सजीव व निर्जीव के बीच योजक कड़ी माना जाता है। तो ये कनेक्शन हो गया किसके बीच में मित्रों? लिविंग और
नॉन लिविंग के भी ना। मैंने कहा ना, जब तक बाहर होगा, होस्ट के अंदर नहीं जाएगा, तब तक ये डिवीजन नहीं कर सकता, लिविंग सिम्टम्स नहीं बता सकता, तो एक तरह से नॉन लिविंग हो गया। और जब तक दूसरे शरीर के जैसे अंदर प्रवेश करेगा तो ये सजीव हो जाएगा। मित्रों, वायरस को थोड़ा सा इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है क्योंकि चारों तरफ अभी एक ही हो अल्लाह है, और वो है कोरोना। एक ही रोना है, चारों तरफ रो रहे ना, कोरोना कोरोना कोरोना। बट मित्रों, कोरोना ही तो वायरस है। और आपको अक्सर पता है कि एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है उस समय वो बातें दिमाग में जरूर होती जो वर्तमान में चल रही होती। इसलिए वायरस से रिलेटेड जब हम डिजीज पढ़ेंगे वायरस के, वायरस, तो वहां पर भी थोड़ा सा इसको ढंग से और डिस्क्राइब कर ले। अभी तो केवल एक बार हल्का सा एक्सेप्शन है, आ गया तो 2-4 लाइनें इसमें लिख दी मैंने, ठीक है। और एक लिख दो, ये असेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसे अकोशिकीय जीव कहते हैं। कैसे जीव है? एसेलुलर, अकोशिकीय जीव कहते हैं इसे, अकोशिकीय जीव कहते हैं, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब पूर्ण रूप से सेल माना ही नहीं जाता। कौन मित्रों? वायरस। तो ये हो गए मित्रों थोड़े से 2-3 पॉइंट किसके? वायरस के। तो ये थी बात सेल थ्योरी की। अब लिखो सेल कंपोनेंट्स, कोशिका के घटक, कंपोनेंट्स। सेल कंपोनेंट्स लिखो मित्रों, कोशिका घटक। कंपोनेंट्स की बात करते हैं। बताओ, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? संगठन कह दो, स्ट्रक्चर कह दो, इसके पार्ट कह दो, पे अंदर क्या क्या होता है, सेल किस किस की बनी हुई होती, यही हुआ ना मित्रों। ध्यान रखना, जब भी हम सेल के कंपोनेंट्स की बात करेंगे, सबसे पहले सेल के बाहर होती है मित्रों सेल वॉल। क्या होगी? सेल वॉल। कोशिका, हिंदी भी लिखो क्या साथ, क्या चलेगा? कोशिका भित्ति, सेल वॉल होगी। और मित्रों, ऐसी सेल जिसमें से सेल वॉल को हटा दिया जाए तो शेष जितनी भी सेल बचती है उसको हमेशा नाम दिया जाता है प्रोटोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं मित्रों? प्रोटोप्लास्ट। याद रखना, ऐसी सेल, ये देखो प्रोटोप्लास्ट हमने उसको कहा जिसमें सेल वॉल अलग होगी, यानी कि एनिमल की एक ऐसी सेल होगी जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, तो हमारी सेल को हम क्या कह सकते हैं? प्रोटोप्लास्ट सेल। तो प्रोटोप्लास्ट वर्ड का मतलब समझ में आ गया, ऐसी सेल जिसके ऊपर सेल वॉल अब्सेंट होती है। अब देखो, सबसे पहले सेल के ऊपर सेल वॉल हो गई, पहला कंपोनेंट्स हो गया। उसके बाद शेष बची सेल को हमने क्या नाम दे दिया? प्रोटोप्लास्ट। मित्रों, इस प्रोटोप्लास्ट को वापस से मेन 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन। भाई, सेल वॉल के जस्ट बाद क्या मिलेगी अपन को? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को आप क्या बोल दोगे? कोशिका झिल्ली। और मित्रों, कोशिका झिल्ली के अंदर देखो, सबसे बाहर क्या हुई? सेल वॉल। सेल वॉल के जस्ट बाद क्या हो जाएगी? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल भरा हुआ है, जितना भी पार्ट, जितना भी मटेरियल भरा हुआ है मित्रों, उसको नाम दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम देंगे मित्रों? प्रोटोप्लाज्म। याद रखना, सिर्फ एक वर्ड का मतलब है और पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। प्रोटोप्लास्ट अलग हो गया ना, प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल मिलता जुलता नाम है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट? तो ऐसी सेल जिसमें सेल वॉल अब्सेंट हो गई, सेल वॉल को हटा दिया, वो तो हो गया प्रोटोप्लास्ट। और ऐसी सेल जिसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म और जो भी ऑर्गन और जो भी न्यूक्लियस होगा, इन सबको मिलाकर नाम दिया प्रोटोप्लास्ट। मतलब मेरे कहने का यह है कि सेल के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर जो भी होता है वो सभी प्रोटोप्लाज्म
यानी कि जीव द्रव्य कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर? जीव द्रव्य। सुना हुआ शब्द होगा आपको, जो पुरकिंजे ने दिया था, जीव द्रव्य शब्द प्रोटोप्लाज्म। और मित्रों फिर इस प्रोटोप्लाज्म के यानी कि जीव द्रव्य के वापस से पार्ट होंगे कितने? 2। कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा साइटोप्लाज्म। क्या होगा मित्रों? साइटोप्लाज्म, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। और दूसरा होता है मित्रों जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहेंगे ना मित्रों, या हम उसको क्या बोलेंगे? केंद्रक। और मित्रों इस प्रोटोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे सेल ऑर्गन। और ये सेल ऑर्गन फिर वापस थोड़ा आगे चल लूं एक बार, किसकी बात करेंगे अपन? सेल ऑर्गन। मतलब हिंदी में बोलूं तो क्या बोलेंगे मित्रों? कोशिका अंग, सेल ऑर्गन। और ये जो सेल ऑर्गन है मित्रों, इनको वापस से डिवाइड किया गया है 3 पार्ट के अंदर। कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? 3। कौन कौन से? तो याद रखना, एक होंगे डबल मेम्ब्रेन, मतलब समझ गए होंगे आप लोग, ऐसे अंग जिसके ऊपर कितनी झिल्ली होगी? दोहरी झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन वाले। एक हो जाएंगे मित्रों सिंगल मेम्ब्रेन, और सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, कितनी झिल्ली हुई? और एक हो जाएंगे जिसके ऊपर झिल्ली क्या है मित्रों? एब्सेंट, तो सेल मेम्ब्रेन रहित, बिना झिल्ली वाले, बिना मेम्ब्रेन वाले। ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन हो गया। सीधा प्रश्न भी पूछ सकता है कि किस ऑर्गन पर मेम्ब्रेन नहीं है, किस ऑर्गन पर मेम्ब्रेन डबल है, किस पर मेम्ब्रेन सिंगल है। तो याद रखना मित्रों, डबल मेम्ब्रेन वाले सिर्फ 2 है। ऐसे ऑर्गन जिस पर झिल्ली पर मेम्ब्रेन कितनी है? 2। वो भी कितने हैं? 2। कौन कौन? एक तो आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, सुना नाम? कौन से है मित्रों? माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरोप्लास्ट। और मित्रों एकल झिल्ली वाले ऐसे ऑर्गन जिसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है, सबसे पहला है गोल्जी बॉडी। कौन है मित्रों? गोल्जी काई, लाइसोसोम, लाइसोसोम, ईआर, ईआर का मतलब समझते हो ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका। अभी लिख देंगे पूरा नाम, एक एक ऑर्गन पढ़ेंगे तो वापस। और मित्रों इसके अलावा होता है माइक्रोबॉडीज, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म काय, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल। और एक क्या हो जाएगा मित्रों? वैक्यूल, जिसको अपन क्या कहते हैं? रिक्तिका। ये ऐसे ऑर्गन होंगे सेल के अंदर जिसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और मित्रों ऐसे ऑर्गन जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, एक तो है आपका राइबोसोम। कौन सा है मित्रों? और एक है मित्रों तारक काय, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं मित्रों? सेंट्रोसोम। तो वापस से देखो मित्रों एक बार, हमने सबसे पहले बात की किसकी मित्रों? कोशिका के घटक की, जिसमें हमने ये कहा कि सेल को सबसे बाहर जो कंपोनेंट्स होगा वो क्या होगी? कोशिका भित्ति। और ऐसी सेल जिसमें से सेल वॉल को अलग कर दो तो शेष जो सेल बचती उसको नाम देंगे प्रोटोप्लास्ट। इस प्रोटोप्लास्ट के वापस कितने पार्ट होंगे? 2। एक होगी सेल मेम्ब्रेन और अंदर कुछ भरा हुआ होगा, उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म के फिर वापस से कितने पार्ट होंगे? 2। कौन कौन सा मित्रों? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। आ रहा है समझ में? एकदम क्लियर हो रहा है ना? तो पहले ये नोट करो, फिर अगला पेज नोट कर लेंगे। तो एक बार एक दिमाग में एक आइडिया आ गया कि सेल में क्या क्या होता है, पूरा एक इंडेक्स आ गई, आगे ना एक आइडिया।
क्या क्या होगा सेल के अंदर। तो विदाउट मेम्ब्रेन के तो दो ही हुए ना मित्रों, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। कोई नहीं, एक बार नोट करो। मैंने कहा ना कल आपको कि अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक से फिर सब्जेक्ट के अंदर घुसेंगे। देखो आज घुस गए अंदर, तो जीरो लेवल वाली बातें भी हो गई। और जिनकी कल की क्लास छुट्टी है वो आज घर जाके रिपीट कर लेना ऐप के माध्यम से। बेनिफिट है ना, उत्कर्ष टेक्नोलॉजी के लिए तो जाना जाता है। हमारा टेक्नोलॉजी का पार्ट बहुत मजबूत है। हमारे आने वाले समय में जब हमको प्रश्न क्वेश्चन आंसर हम उपलब्ध करवाए ना, तो ऐसे व्हाट्सएप नंबर देंगे हमारे सेंटर के कि उसके आप जैसे लिखोगे लैब, और 10 सेकंड के अंदर अंदर आपके पास नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे फोन में। पीडीएफ, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह। क्योंकि निर्मल सर की सोच बहुत आगे है। लिख दिया, नेक्स्ट लिखो। सेल ऑर्गन, लगे हाथ इसको भी लिख दो ताकि दिमाग में पूरी सेल आ गई। फिर हम इसको एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। हो गया। देखो इधर मित्रों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल वॉल की। किसकी बात करेंगे? सेल वॉल की। फिर बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। फिर बात करेंगे साइटोप्लाज्म और इसके अंदर ऑर्गन की, सिंगल, डबल और एब्सेंट झिल्ली वाले। फिर बात करेंगे अपन न्यूक्लियस की। और इसी के साथ अपनी सेल क्या हो जाएगी? कंप्लीट। तो एक आइडिया दिमाग में सेट हो गया कि सेल के अंदर क्या क्या होता है और हम क्या क्या इसके अंदर पढ़ेंगे। बढ़े तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ सेल वॉल, कोशिका भित्ति। लिखो मित्रों सेल वॉल। सेल वॉल, कोशिका
भित्ति की अपन बात करते हैं, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ध्यान रखना, सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं? सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति की। याद रखना मित्रों, सबसे पहला प्रश्न आता है कि सेल वॉल जो होती है वो कैसी होगी मित्रों? मृत। मृत का लफ्ज समझते हो? मृत का मतलब क्या होता है? मृत का मतलब डेड। तो हमेशा ध्यान रखना, सेल वॉल लगभग क्या होगी? मृत, डेड होती है, और पादपों के अंदर सुरक्षात्मक कवर बनाती है। कैसा आवरण बनाती है मित्रों? सुरक्षा। ये सुरक्षा का काम करती है डेड होने के बाद। फिर याद रखना, ये प्रेजेंट किस किस के अंदर होती है? उपस्थित। ऐसी कौन कौन से जीव हैं जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है? तो मित्रों, एक तो ये पाई जाती है प्लांट के अंदर। किसमें पाई जाती है? पादपों में। एक ये पाई जाती है जीवाणु, यानी हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया में। और एक कवक किसमें पाई जाती है? कवक। तो सेल वॉल किस किस में पाई जाती है? पादप में, बैक्टीरिया में और कवक में। कवक का मतलब हो गया फंगस। क्या हो गया मित्रों? फंगस के अंदर। और मित्रों, दूसरा प्रश्न आता है कि इसमें कौन कौन से जीव हैं जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है? तो मुख्य रूप से ये नहीं पाई जाती है। एक तो याद रखना, किसके अंदर? माइकोप्लाज्मा। और एक पाई जाती है एनिमल सेल। किसके अंदर मित्रों? जंतु कोशिका के अंदर सेल वॉल होती है, वो एब्सेंट होती है। फिर आता मित्रों संगठन, कंपोनेंट्स, कि मित्रों ये किसकी बनी होती है? सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, पादप की अगर बात करें तो पादप के अंदर बनी होती है पेक्टोसेलुलेज। किसकी बनी होगी मित्रों? पेक्टोसेलुलोज, यानी कि पेक्टिन और सेलुलोज की। ठीक हुआ पेक्टोसेलुलोज का मतलब। और आप पूछ लो सर बैक्टीरिया में, जीवाणु में किसकी बनी होती है? तो याद रखना पेप्टिडोग्लाइकेन। किसकी मित्रों? पेप्टिडोग्लाइकेन। और तीसरा कौन सा था? कवक, या हम इसको क्या बोलते हैं? फंगस, या सामान्य भाषा में क्या बोलते हो? फफूंद। फंजाई हो गया ना फंगस। फंगस कह दो, फंजाई कह दो, फफूंद कह दो, कवक कह दो, एक ही बात। और इसके अंदर बनी होती है किसकी मित्रों? काइटिन। ये पूछा जाता है कई बार, किसमें किसकी बनी हुई होती है? तो देखो अच्छे से ध्यान रखना, मैं बिना थ्योरी लिए सीधा सीधा फैक्ट टू फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं ताकि कम समय में हो जाए। और थोड़ी सी मेरी स्पीड कम तो नहीं है या तेज तो नहीं है? बराबर चल रही है। देखो इधर सेल वॉल की बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन सकता कि सेल वॉल निम्न में से किस में है और किस में नहीं, यही बन सकता। मैं जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही होगा कि इससे क्या प्रश्न अपने एग्जाम में आ सकता है या क्या आने लायक प्रश्न है। तो मित्रों सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि सेल वॉल किस में पाई जाती है और किस में नहीं पाई जाती। तो ये हो गया प्रेजेंट किस में होगी? बैक्टीरिया में, पादप में और कवक में। हो गया आंसर आपका, याद हो जाएगा। दूसरा, किस में नहीं पाई जाती? माइकोप्लाज्मा और एनिमल सेल, इनमें एब्सेंट होगी। फिर ये किस किस की बनी होती है? तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, पादपों में किसकी बनी होती है? पेक्टिन और सेलुलोज, यानी कि पेक्टोसेलुलोज की। बैक्टीरिया में किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। और कवक में किसकी होती है? काइटिन। अब कई मैथ्स वाले ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में एक शब्द ध्यान रखना, कवक, फंजाई, फंगस और एल्गी, यानी कि क्या होता है मित्रों? सेवा। ये दोनों क्या होते हैं? अक्सर कंफ्यूजन रहता है। तो इन दोनों कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूं। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, कवक का मतलब होता फफूंद और फफूंद का मतलब होता फंगस। और फंगस वो होती है जो अचार पे, रोटी पे सड़न के दौरान उत्पन्न होती है, आती है ना फफूंद, वो होती है कवक। और पानी की मटकी पे जो लील आती है, जो काई आती है,
हरे रंग की, देखा होगा पानी में, वो होती है एल्गी, शैवाल। तो एल्गी क्या है? पानी वाली, मटकी वाली, पानी में जो काई जमती है वो, और कवक क्या है? फफूंद। आया समझ में दोनों अंतर? तो आज के बाद आपके कवक किसकी बात की मैंने? जो रोटी अचार पे नोट कर। लिख दिया? नोट हो गया? बढ़े आगे। तो किसमें पाई जाती है? प्लांट्स में, बैक्टीरिया में और फंगस में। किसमें मुख्य रूप से नहीं होगी? माइक्रोप्लाज्मा और एनिमल सेल में। याद रखना, सेकंड ग्रेड के अंदर पिछली बार प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा कथन, 2018 वाली भर्ती थी ना लास्ट, तो देखो 12th लेवल उनके भी सिलेबस में, 12th लेवल आपके भी है, तो वहां प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा कथन माइक्रोप्लाज्मा के बारे में सही है, और उसका ऑप्शन सही था कि माइक्रोप्लाज्मा पर सेल वॉल अपसेट होती है। ये देखो, हो गया सेल वॉल अपसेट। तो वही आरपीएससी का क्वेश्चन है, अगर रिपीट हो जाता है तो सीधा आपके यहाँ क्लास से। नेक्स्ट, और याद रखना मित्रों, मैं आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं लिखाऊंगा, देख लो आपके सामने, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? प्रश्नों की, पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक की, ताकि पेज कम से कम भरे और हम ज्यादा से ज्यादा उसका रिपीट कर सकें। अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया, सब फैक्ट पढ़ाए, पॉइंट पढ़ाए, प्रश्न पढ़ाए, काम आपको करना पड़ेगा, याद आपको रखना पड़ेगा, और कुछ कुछ तो याद हुआ ही है, कुछ आप करोगे तो कुछ कुछ प्लस कुछ कुछ बराबर बहुत कुछ, तो कुछ कुछ आप कुछ कुछ में दोनों मिलके बहुत कुछ हो जाएगा ना। इसे क्या बैठे हो, समझ में आ रहा है क्या? वापस जा रहा है कि आपको क्या करना है इससे? कहीं तो ऐसे बैठे, मैंने कहा ऐसा होता है, नहीं होता है? होता है ना? और फिर मैं कहता क्या होता है? चलो बढ़े आगे, बढ़िया, उनको सुनाना भी नहीं था, बढ़े आगे मित्रों। नेक्स्ट, बात किसकी? सेल वॉल की कर रहे हैं। याद रखना, सेल वॉल जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। तो अगला पॉइंट लिखो, टाइप ऑफ सेल वॉल, प्रकार, टाइप, पॉइंट चल रहा है ना अपना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेल वॉल के प्रकार, टाइप ऑफ सेल वॉल कितने प्रकार की होगी? लिखो 3। कौन कौन से? नंबर 1, मिडल लैमला, मिडल लैमला जिसको हिंदी में बोला जाता है मध्य पटलिका, मिडल लैमला, लिख दिया पहला पार्ट। दूसरा लिखो, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति, और तीसरी लिखो सेकेंडरी सेल वॉल,
सेकेंडरी सेल वॉल यानी कि कौन सी हो जाएगी मित्रों, द्वितीयक कोशिका भित्ति। तो बताओ सेल वॉल के कितने पार्ट हुए, 3। याद रखना कभी भी पूछ ले कोशिका भित्ति कितने प्रकार की होगी, 3। कौन कौन सी, मिडिल लैमेला, प्राइमरी और सेकेंडरी। लिखो एक नोट। मित्रों सेल वॉल कितनी होगी, मुख्य रूप से 2, प्राइमरी और सेकेंडरी, और एक पार्ट कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, मिडिल लैमेला का। लेकिन एक्सेप्शन में ये लिखा रहा हूं, ढंग से याद रखना, जब भी नोट आए मतलब वो एकदम हटके अलग बात है। एक पादप का नाम है, आपने कभी सुना होगा, नहीं तो मैं आने वाले समय में आपको सुनाऊंगा, जिम्नोस्पर्म। सुना क्या मित्रों आपने, जिम्नोस्पर्म। पादप के 5 ग्रुप होते हैं, फाइलम कौन कौन से, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थेलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, है ना 5 पार्ट। उनमें से एक पार्ट है जो है जिम्नोस्पर्म। इन जिम्नोस्पर्म पादप जो है मित्रों, इनकी कोशिका में कई बार आपको थर्ड यानी कि तृतीयक कोशिका भित्ति भी मिलती है, तीसरी कोशिका भित्ति मिलती है। और ये किसकी बनी होती है, जाइलिन की। किसकी बनी होती है मित्रों, जाइलिन। तो एक अपवाद है, इसके अलावा कोई भी पादप कोशिका में तीसरी सेल वॉल नहीं होगी। तो सेल वॉल मुख्य रूप से पादप में कितनी होती है, 3। सबसे बाहर कौन होगा, मिडिल लैमेला। याद रखना सबसे बाहर कौन होगा, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला के बाद अंदर कौन होगी, प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी के बाद कौन होगी, सेकेंडरी। यहीं तक होता है। लेकिन अपवाद है, एक्सेप्शन है, कौन से पादप मित्रों, जिम्नोस्पर्म, जिसकी सेल वॉल के अंदर थर्ड भी पाई जाती है, और उसको किन केमिकल की बनी होती है, तो जाइलिन। तो ये भी नोट करके लिख दो, नोट करके लिखो, जिम्नोस्पर्म की कोशिकाओं में, जिम्नोस्पर्म की कोशिका में थर्ड सेल वॉल या तृतीयक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तृतीयक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है जो जिम्नोस्पर्म पादप की कोशिका में थर्ड सेल वॉल, तृतीय कोशिका भित्ति भी पाई जाती है जो जाइलिन की बनी होती है, जो जाइलिन की बनी होती है। तो मित्रों सेल वॉल का इंट्रोडक्शन हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने सेल वॉल के रूप में पढ़ा कि सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है, मृत होती है सबसे फर्स्ट। और क्या काम करती है, सुरक्षात्मक आवरण का। किस किस में पाई जाती है, पादप, बैक्टीरिया और कवक में। किस किस में मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा और जंतु कोशिका में। किसकी बनी होती है, पादपों में पेक्टोसेलुलोज की, जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकेन की, और कवक में काइटिन की। उसके बाद हमने पढ़ा कि सेल वॉल के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 3। कौन कौन से मित्रों, मिडिल लैमेला जो सबसे बाहर होगी, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल। ये 3 ही होती हैं, बट एक एक्सेप्शन है, कौन, जिम्नोस्पर्म, जिसमें कितनी पाई जाती है, तीसरी, और किसकी बनी होती है, जाइलिन की। याद हुआ, बढ़े आगे। अब लिखो मित्रों कोशिका भित्ति के निर्माण की प्रक्रिया, सेल वॉल फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन, कोशिका भित्ति के निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस। कोशिका भित्ति के निर्माण की प्रक्रिया, फॉर्मेशन कैसे होता है मित्रों। फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, पहले बहुत बेसिक और बहुत सिंपल चीज बताता हूं, बोर्ड पे देखना। सबसे पहले सेल क्या होगा मित्रों, डिवीजन। मित्रों सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, तभी तो कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, नई कोशिका बनेगी। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, जो कोशिका विभाजन होता है, किसकी बात की मैंने, सेल डिवीजन की। कोशिका विभाजन की एक फेज होती है, फेज का मतलब समझते हो,
अवस्था जिसका नाम आपने सुना होगा टीलोफेज। याद है? प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, याद है कुछ नाम? PMAT। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। PMAT, ये क्रम भी पूछा हुआ है। PMAT। तो मित्रों, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, अंतिम अवस्था होती है टीलोफेज। तो कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था टीलोफेज के अंदर, कौन सी अवस्था मित्रों? टीलोफेज के अंदर गोल्जी बॉडी। कौन? गोल्जी बॉडी। ER मतलब कौन हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका। स्पिंडल फाइबर SF। स्पिंडल फाइबर, ये देखो जैसे ये सेल है मित्रों, और ये सेल टीलोफेज की अंतिम अवस्था में आ गई। ठीक है, तो यहां कोशिका के मध्य में ये गोल्जी बॉडी, ER और स्पिंडल फाइबर सभी मिलकर के, ये मिलकर के एक परत बनाते, एक लेयर बनाते हैं। और इस परत को, इस लेयर को नाम दिया जाता है मित्रों फ्रेगमोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। मतलब तीनों मिलकर के एक वॉल बनाई, छोटी सी एक दीवार बनाई, एक परत बनाई, जिसको क्या नाम दिया? फ्रेगमोप्लास्ट। इस फ्रेगमोप्लास्ट के ऊपर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पैक्टिन, इनका क्या होता है मित्रों? जमाव। किसका जमाव होगा मित्रों? कैल्शियम, मैग्नीशियम और पैक्टिन का। इनके जमाव से धीरे धीरे दीवार और मजबूत होती जाएगी, जिसको नाम देंगे सेल प्लेट। क्या नाम देंगे मित्रों? सेल प्लेट। फिर लगातार सेल की प्लेटें बनती जाएगी, दीवारें बनती जाएगी, और इससे बनेगी, वो हो जाएगी मिडल लैमेला। क्या बन जाएगी मित्रों? मिडल लैमेला, मध्य पटलिका। और फिर मध्य पटलिका से बन जाएगी प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। और मैंने आपको साहब कहा था कि मित्रों सेल वॉल दो ही होती है, वो तो एक एक्सेप्शन है। तो देखो, ये सेल वॉल के निर्माण का पूरा प्रोसेस एकदम शॉर्ट और स्वीट हो गया, जिसको अपन बोल के भी लिख सकते हैं। कैसे? वापस ढंग से सुनना, रिपीट करता हूं। सबसे पहले जब कोशिका विभाजन हो रही होगी पादप के अंदर, तो कोशिका विभाजन की पहली अवस्था होगी प्रोफेज, फिर आएगी मेटाफेज, फिर आएगी एनाफेज और फिर आएगी टीलोफेज। टीलोफेज कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था होती है। उस अंतिम अवस्था के भी अंत में कौन कौन मित्रों? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पिंडल फाइबर, ये तीनों मिलकर के एक छोटी सी परत, लेयर का निर्माण करेंगे, जिसका नाम होगा फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट के ऊपर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पैक्टिन का जमाव होगा, जिससे एक परत बनेगी थोड़ी और मोटी, जिसको नाम दे देंगे सेल प्लेट। ये सेल प्लेटें लगातार बनती जाएगी, जिससे क्या बनेगी? मिडल लैमेला। और मिडिल लैमेला से फिर लगातार विभिन्न पदार्थों का जमाव होता रहेगा, और क्या बनेगी? प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर फिर केमिकल आएंगे, और क्या बनेगी? सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्रश्न क्या क्या हुआ बताओ? सेल का निर्माण कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में होता है? सेल निर्माण में कौन कौन से कोशिकांग पार्टिसिपेट करते हैं? गोल्जी गाय और ER। हो गया ना प्रश्न? प्रश्न आ जाए कि इन तीनों में से मुख्य कौन है? फ्रेगमोप्लास्ट का मुख्य भाग कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी बॉडी। कौन है मित्रों? गोल्जी बॉडी। और याद रखना, गोल्जी बॉडी किसका मुख्य भाग हो गया? फ्रेगमोप्लास्ट का। अरे मित्रों, तीनों मिलकर के परत बनाई, लेयर बनाई, नाम क्या दिया उसको? फ्रेगमोप्लास्ट। नाम क्या देंगे? फ्रेगमोप्लास्ट। और फ्रेगमोप्लास्ट पर कौन आएगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम और पैक्टिन
जिससे क्या बनेगी, सेल प्लेट, और सेल प्लेट से क्या बनेगी, मिडल लेमला, और मिडल लेमला से क्या बनेगी, प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी से क्या बनेगी, सेकेंडरी। प्रोसेस आया समझ में? आया है ना? तो लिखो, नहीं तो फिर क्यों लिखो। तो अब तक हमने जितना भी पढ़ा दिमाग में सेट हो गया ना आइडिया, और इसको रिवीजन करोगे तो पूरी कॉपी एक बार दिमाग में सेट होगी। फिर कहीं से प्रश्न उठा दो, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आप स्कूल लेक्चरर का पेपर करोगे ना तो यही है, इससे ज्यादा डीप होता ही नहीं है कुछ। अच्छा ये बताओ, आप लोग साइंस के हो, पढ़े हुए आए हो, क्या ये चीजें आपको आती है? ईमानदारी से बोलना, कुछ नया मिला क्या यहां आकर के? और मैथ्स वालों के लिए तो पूरे ही नया है। हाँ बोल, एक बार हल्का लाइन डायग्राम ले दो, फिर मैं बोल के लिखा दूंगा। लाइन इसलिए लिखा रहा हूं कि रिपीट करते समय यही देखना रहेगा सिर्फ। समझे आप मेरे कहने का मतलब? भाई जब भी रिवीजन करोगे तो पूरी थ्योरी नहीं पढ़ो तो ही काम चल जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट लिखा ना, सा बोल के इसको पूरा लिखा दूंगा। कोई तकलीफ? तो फिर ठीक है। हाँ भाई, हाँ। अच्छा ये लाइन डायग्राम तो दिमाग में सेट हो गया ना? मजा आया क्या पढ़ने का? कुछ थोड़ा आनंद आया? लग रहा है कि हम उत्कर्ष में बैठे हैं और मास्टर पढ़ा रहा है। कुछ कॉन्सेप्ट हुए क्लियर? हुए ना कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या होता है, कैसे बनती है? अब यहां से कैसा भी प्रश्न घुमा दे आप गलत नहीं कर सकते। छोड़ा क्या हमने, बताओ? और 12th से हाई लेवल ही लिया है, ये ग्रेजुएशन में लिखे हुए होते हैं, बट हमें तो कैसे भी करके सिलेक्शन कराना है, और सिलेक्शन के लिए बनना पड़ेगा राजस्थान का टॉपर, और टॉप करने के लिए पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा अलग। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे समय की पाबंदी को देखते हुए, बाकी देखेंगे कल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप।